गया, और एक हॉस्पिटल कोहिनूर हॉस्पिटल करके है, उधर उनको रिकमेंड किया गया। उधर 22 डेज ट्रीटमेंट चला, ठीक नहीं हुआ। उनको रिकमेंड किया गया बॉम्बे का एक अच्छा हॉस्पिटल हिंदुजा करके है बॉम्बे में, उधर रिकमेंड किया। 1 महीने में करीब 18.5 लाख रुपया खत्म हो गया। अभी ये डिस्कशन चल रहा है ये ट्रीटमेंट आगे करे या नहीं करे। कौन बैठे हैं? दोनों बेटियां बैठी है, दोनों उसके हस्बैंड दामाद बैठे हैं, और चारों जन अभी ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये ट्रीटमेंट हम लोग आगे करें या नहीं करें। इसका मतलब क्या है? नहीं, ये समझ में आया। इसका मतलब ये है ये व्यक्ति ने जीना चाहिए या नहीं जीना चाहिए। इसका लास्ट का जो अंदर वाला जो मतलब ये है कि ये व्यक्ति ने जीना चाहिए या नहीं जीना चाहिए। ये अभी सपोज मेरा उम्र है अभी 60, मैंने दुनिया का सबका ख्याल रखा, परिवार को जो चाहिए सब कुछ मैंने किया। अभी मेरा एज है 60, मैंने आगे जीना चाहिए या नहीं जीना चाहिए, इसका डिसीजन किसने लेना चाहिए? मैंने लेना चाहिए। मेरे पास फंड होगा तो मैं लेगा, मेरे पास फंड नहीं होगा तो दूसरा लोग लेते हैं। अभी 18.5 लाख तक का डिसीजन उनका खुद का ही था ना, ये हॉस्पिटल से वो हॉस्पिटल उनका खुद का डिसीजन था। तो लेकिन वो खत्म हो गया, अभी वो डिसीजन नहीं ले। अभी समझ के चलते वो ठीक हो गया और वो अभी घर पे आ गए। अभी जिएगा कैसे? फंड तो खत्म हो गया, फंड तो खत्म हो गया। इसके लिए पेंशन होना जरूर है, समझ में है? इसके लिए पेंशन होना भी चाहिए। 1 तारीख हो गया, बैंक में गए, शटर ओपन हो गया, अकाउंट देखा, हस्बैंड वाइफ को उनके लाइफस्टाइल जीने के लिए जितने पैसे की जरूरत है उतना पैसा आना ही चाहिए। ये क्लाइंट को जो जिसके सामने बैठते उसको एकदम फिट करने का। क्लाइंट को ही बोलता हूं, देखो आपको मालूम नहीं है, यानी सब आपको पूरा मालूम है, अभी मैं बताए तो मालूम पड़ेगा ना, आपको पूरा मालूम है और आपने नहीं किया, गलती आपका। आपको मालूम है तो मैंने अभी बताया ना पूरा, अरे आपने नहीं किया, गलती आपका। लेकिन आपको मालूम नहीं है अरे आपने नहीं किया, गलती मेरा, गलती मेरा है ना। तो मैं तो गलत नहीं होना चाहता हूं, ठीक है। अभी मैं हर एक चीज है ना डायरेक्ट बोलता नहीं, कुछ कंपेयर करके बोलता हूं। कंपेयर करेंगे ना तो लोगों को अच्छी तरह समझता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मोबाइल खरीदना है, डायरेक्ट जाके हम लोग मोबाइल नहीं खरीदते ना, हम लोग जाके अभी सैमसंग का अच्छा है और कौन सा है, हाँ जो भी है, कंपेयर करते हैं ना, उसको कंपेयर करेंगे, हाँ, ये ज्यादा मस्त है, तो कंपेयर करेंगे तो कुछ कुछ चीजें कंपेयर करके उसको बताने। अभी उनको मैं बोलता हूँ ऐसा एक डायलॉग बीच बीच में। आपने कोर्ट देखा है? कोर्ट कोर्ट देखा आप लोगों ने? टीवी पर हाँ कोर्ट देखा है। कोर्ट में एक जज होते, 2 एडवोकेट होते। एडवोकेट आर्ग्यूमेंट करता है, जज आर्ग्यूमेंट करता है, जज क्या करता है? डिसीजन लेता है, यस नो, बराबर है। ये लोग आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं। परिवार का जो मेन सदस्य है वो जज है, परिवार के बाकी के लोग है ना एडवोकेट है, वो लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, क्या डिसीजन, यस नो, बराबर। लेकिन 60 उम्र के बाद आपके पास ये दोनों चीज नहीं होगा तो आपको एडवोकेट का रोल करना पड़ेगा और आपका जो बेटा है ना जज बनेगा। जिंदगी भर जज बने रहने के लिए आपके पास ये प्लान होना क्लियर है। अभी एक बार क्या हो गया बोलो, मैं हथौड़ा होता है ना, हथौड़ा चाबी मतलब चाबी, हथौड़ा चाबी को बोला तो मैं इतना मजबूत हूँ, लेकिन ये लॉक टूटे कितना मेहनत करना तो भी टूटा दे, लेकिन आप इतना जो छोटा चाबी एकदम जल्दी से खुलता कैसे? तो चाबी ने बोला आप बाहर से मारते हो, पूरा स्ट्रेंथ लगाते हो, मैं अंदर जाके हार्ट में जाके टुकड़ करती हूँ, हार्ट में जाके टुकड़ करती हूँ। ये हो गया। अभी ये वीडियो दिखा सकते हैं? तो रिटायरमेंट वाले जिनके पास हम लोग पहुंचे नहीं, जिनके पास हम लोग पहुंचे नहीं, उनका जीवन में क्या हो रहा है
मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक कहावत है, जिसका पैर कटा हुआ है उसका दर्द जानने के लिए अपना पैर काटने की जरूरत नहीं। सुना तुमने? जिसका पैर कटा हुआ है उसका दर्द जानने के लिए अपना पैर काटने की जरूरत नहीं। इसका मतलब क्या है कि दूसरे से गलती से अपने को सीखना चाहिए। तो जिधर हम लोग पहुंचे नहीं, तो उनका जीवन में क्या हो रहा है, एक मैं शॉर्ट मैं बताना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये मामला साफुन है। तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद। सत्यमेव जयते, सच्चा है प्यार मेरा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, सत्यमेव जयते। मैं आमिर खान आप सभी का तहे दिल से इस शो पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको मिलाना चाहूंगा आज की हमारी ऑडियंस से। आज हमारी ऑडियंस में एक ही परिवार की अलग अलग पीढ़ियां हैं, मतलब कल, आज और कल, यानी पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर। आप लोगों ने फिल्म देखी है उनकी? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का, थैंक यू सो मच। हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जब हम हिंदुस्तान की संस्कृति की बात करते हैं, सभ्यता की बात करते हैं, तो वो कौन सी चीज है जो हमें, हिंदुस्तान के लोगों को, बाकी दुनिया से अलग खड़ा करती है? बताइए, मुझे कोई बताएगा आप में से? हाँ बताइए। मुझे लगता है कि फैमिली में बच्चे साथ में जो सोते हैं, हाँ। सिर्फ हिंदुस्तान में होता है और कहीं नहीं होता है। ये सही कहा आपने। और कोई मुझे बताएगा? हाँ अब इंडिया में ही ऐसा है कि एक ही घर में 3 जनरेशन देखने मिलते हैं, जैसे ग्रैंडफादर, सन एंड हिज सन, Right. दे कोएग्जिस्ट। सही। आप कुछ कहना चाह रही थी? जो भारत में छोटे बड़े को रिस्पेक्ट देते हैं वो स्पेशल है। हाँ, जो बड़ों का जो आदर करते हैं, हाँ, बिल्कुल आदर सही कहा। बड़ों की तरफ हमारी इज्जत, हमारा प्यार, हमारे मन में उनके लिए आदर। ये एक ही देश है पूरे विश्व में जहां बड़ों के पैर छुए जाते हैं। चरण स्पर्श करना, पैरों की धूल माथे पे लगाना आदर का एक प्रतीक है। और आज भी लाखों हिंदुस्तानी अपने दिन की शुरुआत इसी से करते हैं। अच्छा, हमारी भाषा, हमारी जबान में भी ये एक आशीर्वाद माना जाता है, जुग जुग जियो, तुम्हारी उम्र लंबी हो। और जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हो और वो आ जाए या उसका फोन आ जाए, तो हम कहते हैं कि यार तू 100 साल जिएगा, अभी तेरी बात चल रही थी। लेकिन दोस्तों, क्या सभी बुजुर्गों को वो इज्जत, वो आदर मिलता है जिसके वो हकदार हैं? 78 साल की मिसेस कृष्णा डावर के लिए उनके बच्चे ही उनकी दुनिया थी। बड़े अरमानों से उन्होंने सबकी परवरिश की। पति के गुजर जाने के बाद वे उसी घर के ग्राउंड फ्लोर पर अकेली रह रही थी, जिसमें उनकी यादें और जान दोनों बसती थी। लेकिन उनकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। घर की पहली मंजिल पर रहने वाला बेटा उन पर दबाव डालने लगा। घर जो था वो 42% मेरे नाम था, 29 मेरे एक बेटे के छोटे के, 29 इसके था। वो कहता था उन दोनों से मेरे को साइन करवा दो। उनके अनुसार उन्होंने जब बेटे की इज्जत को नहीं माना तो बेटा बदसलूकी पर उतर आया। उनके बेटे ने उनकी गैर हाजिरी में घर को अंदर से ताला लगा दिया। जब मैं देहरादून गई हुई थी, आई हूँ तो देखा तो बाहर ताला लगा हुआ था और सामान पूरा फेंक दिया था। कई घंटों तक ये बूढ़ी माँ अपने बेटे से घर का दरवाजा खोल देने की गुहार लगाती रही। पूरा देश एक माँ के साथ हुई बदसलूकी का गवाह बना। आस पड़ोस के लोगों और पुलिस की मदद से
आखिरकार 9 घंटे सड़क पर बिताने के बाद रात के 3:30 बजे ये माँ अपने ही घर में कदम रख पाई। हस्बैंड चला जाए और पीछे ये कुछ बच्चे करें तो मेरे अंदर बढ़ के कोई नहीं देख सकता क्या हो रहा है। जहाँ एक चिड़िया एक घोंसला बनाती है, अगर उसके घोंसले को तोड़ देता है तो कोई कितना मंडराती है उस जगह पे। ऐसे ही मेरे को अपने घर से प्यार है। पता नहीं कितनी माताएं हैं जिनका ये हाल हो रहा है, एक मेरा नहीं हो रहा है। जिंदगी भर मिल में काम करने वाले गहनीनाथ भोसले और उनकी पत्नी ने बहुत परिश्रम और संघर्ष से अपने बच्चों को पाला पोसा। लकड़ी के भारी बक्से हाथ गाड़ी में लादकर मेरे पति सारा बोझा बैल जैसे खींचकर कंपनियों को पहुंचाते थे, लेकिन कभी 5 पैसे भी अपने ऊपर खर्च नहीं किए। हमने पाई पाई बचाकर अपने बच्चों को बड़ा किया और आज बुढ़ापे में हमें कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। जवानी में हमने मेहनत कर अपनी हड्डियां गलाई, आज हमारी हालत बहुत खराब है। खाना भी देना बंद कर दिया, चाय बंद कर दी। हम सड़क पे चाय पीते हैं, खाने का डब्बा भी बाहर से ही आता है। हमारे हालात खराब हो गए हैं, आपको क्या बताएं। ऐसा ही हाल श्री अशोक पांचाल और उनकी पत्नी का भी है। बाप की उंगली पकड़कर जिस बेटे ने चलना सीखा, उसी बेटे ने बड़े होकर बाप की लाठी बनने की बजाय बाप को बेसहारा छोड़ दिया। एक दिन बेटे ने हमारे सारे कपड़े बाहर फेंक दिए। बोला तुम इधर नहीं रह सकते। मैंने कहा तुम ये क्या कह रहे हो, तुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया। कहने लगा ये तो तुम्हारा फर्ज था, सभी करते हैं। बचपन में खुशी खुशी अपने बच्चों की हर जिद पूरी करने वाली एक और माँ आज इसीलिए वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर है क्योंकि बड़े बेटे ने उन्हें घर में रखने से इनकार कर दिया। तो ऐसा बोला कि 2 दिन में तुम्हारी व्यवस्था कर लो। फिर मैं 1 दिन भी नहीं रुकी उधर और बहुत इंसल्ट किया मेरा। इतना हुआ तो भी मैं उसको कितने बार फोन किया। नया साल आता है तब, उसका बर्थडे पे, और वो उठाता नहीं फोन। अभी जो माँ बाप अपना सब कुछ न्यौछावर करके अपने बच्चों को दुनिया में जीने के काबिल बनाते हैं, वो कब अपने ही बच्चों की दुनिया में बेगाने हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और इस चोट के जख्म उनके लिए इतने गहरे होते हैं कि उन्हें धोते धोते अक्सर उनकी बूढ़ी आंखें सूख जाती हैं। लाइट मैंने एक सवाल पूछा था, आपके क्लाइंट को जो व्यक्ति मिलता है उसको पूछना आपके पास ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 60 के बाद काम आएगा। 60 के बाद, समझे? दूध देने वाली गाय सबको पसंद है, दूध देना बंद करे वो गाय किसी को पसंद नहीं है। ये जिम्मेदारी का काम है, पॉलिसी बेचना नहीं है, ये हमारा जिम्मेदारी का काम है। और मैं एकदम दिल लगा के जैसा सत्यनारायण की पूजा करते हैं वैसा मैं करता हूँ। और वो क्यों करता हूँ इसके एक लास्ट रीजन मैं आपके सामने पेश करता हूँ। पेन पेन उधर, पेन पेन उधर, ध्यान से देखना इसको। ये जो चीज मैं बता रहा हूँ वो भी वो ऐप जो IOA का है ना उसमें अवेलेबल है, आप अच्छी तरह उसको देखेंगे। मैं आवाज आ रहा है? हाँ ठीक है, नहीं चलेगा, मेरा आवाज जरा सुन लो। ये मैं काम क्यों कर रहा हूं देखो। ये ना बच्चे का जन्म हो गया 0, ये बच्चा जन्म से लेके 25 उम्र तक 2 चीजें करता है। एक एजुकेशन लेता है, दूसरा वो ड्रीम देखता है, ड्रीम
मुझे डॉक्टर बनना, इंजीनियर होना, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना, ऐसा ड्रीम देखता है और अपने मम्मी डैडी के ऊपर वो डिपेंड रहता है। करेक्ट? 25 क्यों लिखा? 21 ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो 25 लिखा। 25 से लेके 60 उम्र तक वो बहुत सारा जिम्मेदारी निभाता है, जैसा मम्मी डैडी ने निभाया और अभी हम लोग निभा रहे हैं। 60 के बाद, 60 उम्र जब होने के बाद हर एक के पास इंडिया में 3-4 ऑप्शंस होते हैं। उसमें से 2 मेन ऑप्शन मैं आपको बोलता हूं। 60 के बाद 2 ऑप्शन, एक ऑप्शन का नाम है गिव, दूसरा ऑप्शन का नाम है टेक। गिव देना, टेक लेना, ऐसा 2 ऑप्शन हर एक के पास अवेलेबल है। 25 से लेकर 60 उम्र तक दुनिया का सबका ख्याल रखते रखते उन्होंने अपने बारे में भी सोचा, तो उनका जो हाथ देने वाला हाथ है हमेशा देने वाला रहता है। लेकिन दुनिया का सबका ख्याल रखते रखते अपने बारे में नहीं सोचा, तो उनका जो हाथ है ना वो लेने वाला बनता है। आज इंडिया में 100 लोग रिटायर्ड होते हैं। ये डिटेल में आपको एडवांस कोर्स में, रिटायरमेंट प्रोजेक्ट में आपको मालूम पड़ेगा, डिटेल में मालूम पड़ेगा, इसमें से शॉर्ट में मैं बोलता हूं। इंडिया में आज 100 लोग रिटायर्ड होते हैं, उसमें से करीब 54% लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड है, अपने बच्चे के ऊपर। बच्चे लोग नहीं देख रहे तो कोई परिवार वाला देखता है, और वही देखने वाला नहीं होगा, ये लोग वृद्धाश्रम में है, ओल्ड एज होम में है। उसके 5 रीजन है, और ये 5 रीजन अपने को समझ में आया तो 60 उम्र का आगे का जो जिंदगी में अपने को कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये 5 रीजन जिसके वजह से लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रहे, वो आप देखो। फर्स्ट रीजन ये परसेंटेज बढ़ने का, इसके बारे में जानकारी देने वाले बहुत कम लोग हैं। ये फर्स्ट रीजन है। आज 60 उम्र के बाद के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आज जो भी बेच रहे हैं, जो भी आपके पास जो एडवाइजर आता है, वो 60 उम्र के पहले के जीवन के लिए बोलता है, क्योंकि ये बताने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, समझने के लिए भी डिफिकल्ट है। लोग शॉर्ट टर्म प्लान मांग रहे हैं, आज म्यूचुअल फंड लोग मांग रहे हैं, बराबर है, लेकिन इसके बारे में कोई बोलता नहीं है। ये फर्स्ट रीजन है कि अपने पास कोई इसका ये नहीं होता है। सेकंड रीजन है 25 से लेकर 60 उम्र तक जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और उनको कौन सा चीज पहला करना, कौन सा चीज बाद में करना मालूम नहीं पड़ता है। और लोग अपने को लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। अपने मम्मी डैडी को पूछ के देखना, उन्होंने अपने जीवन के लिए क्या किया, ये तो आपको उसका आंसर मिलेगा। तो लोग परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते, अपने लिए खुद नहीं करते। सेकंड रीजन है ये परसेंटेज बढ़ने का। थर्ड रीजन स्वभाव, हर एक का स्वभाव अलग है ना, और स्वभाव बदल नहीं सकते। बहुत लोग मुझे बोलते हैं 60 उम्र के बाद जिएगा, इसका क्या गारंटी, तभी का तभी सोचो, अभी तो लाइफ एंजॉय करें। ये तीसरा रीजन है। चौथा रीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज पोस्टपोन प्लानिंग। लोग प्लान पोस्टपोन करते, वेटिंग फॉर फेवरेबल टाइम एंड मनी विच रेयरली हैपेंस। लोग प्लान पोस्टपोन करते हैं, क्यों? उनको प्रॉब्लम है, एक तो टाइम का प्रॉब्लम हो सकता है, मनी प्रॉब्लम हो सकता है। ये 2 मेन रीजन है, और ये रीजन से जो लोग प्लान पोस्टपोन करते हैं उनके जीवन में 99% प्लान बनता नहीं। आप अपने जीवन में कितना चीज बाद में बोला होगा, अभी तक आपके पास नहीं हुआ रहेगा, आप चेक करके देखना। इसके लिए मेरे लाइफ में मैंने एक नियम किया, अच्छा चीज को कभी बाद में बोलना नहीं, खराब चीज जल्दी करना नहीं। अच्छा चीज को बाद में कभी बोलना नहीं, खराब चीज जल्दी करना नहीं। लोग एग्जैक्टली उल्टा करते, खराब चीज जल्दी करेंगे, अच्छा चीज सोच सोच के करेंगे। समझा? अभी फॉर एग्जांपल कोई सिगरेट पीता है, या कोई ड्रिंक्स करता है, वो जन्म से पढ़ के आता है क्या? नहीं ना, वो कोई ना कोई फर्स्ट टाइम उसको ऑफर करता है कि आप लेते हैं क्या पीने के लिए। ये क्या, ये कौन सा चीज है, खराब है कि अच्छा है? खराब। उसने बोलना चाहिए था कि ये बाद में सोच के बोलता हूं, या मैं डैडी को जरा पूछता हूं, कंसल्ट करता हूं, ऐसा बोलना चाहिए। वो करता है वैसा, लेकिन वो बोलता है क्या कि चलो एक बार लेंगे, क्या फर्क ना, एक बार। लेकिन एक बार ले लिया ना, उसका तो जिंदगी का आदत बनता है। लेकिन बचत करने का बोलो तो क्या बोलता है? हाँ, ऐसा बोलता है। इसके मैं किसी को यस रहेगा ना, कोई क्लाइंट मेरा प्रेजेंटेशन है भाई यस बोला ना, उसको पोस्टपोन करने के लिए देता ही नहीं। उसको मैं पहला बोलता हूं, मैं किसी को पोस्टपोन करने के लिए देता ही नहीं, यस बोल दे। समझ में आया ना आपको? समझ एकदम परफेक्टली। अच्छा, हाँ, बाद में बोला तो 99%। अच्छा, ऐसा क्यों होता है वो टेक्निकल भी समझो।
आज हम लोग जो समझते हैं ना, अभी आप लोग अच्छी तरह सुन रहे हैं ना, उसमें से 60% कल आप भूलने वाले हैं। आप अभी जो भी चीज समझा है उसमें से 60% कल आप भूलने वाले हैं। अच्छा, आप अपने आप को क्वेश्चन पूछो, लास्ट वेडनेसडे को आप दोपहर को क्या खाना खाया था, याद है? नहीं ना? अच्छा, लास्ट गुरुवार के दिन कौन सा ड्रेस पहना था, याद है? ये तो अपना अच्छा चाहने वाला चीज है ना, खाना अच्छा वाला है ना अपना, वो भी अपने को याद नहीं रहता है, तो ये प्लान के बारे में याद रहेगा उसको? वो भूल जाएगा। इसके लिए आज का आज करने का, समझ में आया? इसके लिए पोस्टपोन उसको बोल के रखने का, पोस्टपोन किया तो नहीं होता है। एंड लास्ट रीजन, पांचवा रीजन, आपको इस प्रकार का कोई व्यक्ति नहीं मिलता है जो आपको पीछे लग के करवा के ले ले। आपको पीछे लग के करवा के लेने वाला व्यक्ति होना चाहिए। जब भी बच्चे छोटे होते हैं, कुछ चीजें उनके ऊपर छोड़ते हैं मम्मी डैडी, कुछ चीजें करवा के लेते हैं। सब कुछ छोड़ दिया होता तो, सब कुछ छोड़ दिया होता, आप कितने अच्छे लोग बैठे, ऐसा नहीं बैठते ना, है क्या नहीं? तो क्लाइंट को बोलता हूं कि कुछ चीजें आपको छोड़ेंगे, लेकिन कुछ चीजें करवा के लेंगे, यानी करवा के लेने वाले में से आता है, यानी ये मैं करवा के लेके ही जाऊंगा आपका। समझे? ये 5 रीजन से लोग ये 54% में आते हैं। समझ के चलते हैं ये मम्मी डैडी है और ये बेटा है, समझ के चलते हैं ये मम्मी डैडी ये बेटा है। ये क्या बोलते हैं, मैं मम्मी डैडी, मैंने जो भी कुछ किया ये मेरे बेटे के लिए किया और वो मुझे अभी संभालेगा, और बेटा भी बहुत अच्छा वाला आपके जैसा ही है, अच्छा वाला बेटा है। वो बोलता है मम्मी डैडी आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं हूं आपके लिए। ये महीने का 1,00,000 रुपया कमा रहा है, ये महीने का 1,00,000 रुपया कमा रहा है, और मम्मी डैडी बोलता है तू मुझे अभी देखने का। लेकिन ये बेटा 1,00,000 रुपया क्यों कमा रहा है मालूम है? क्योंकि उसका बच्चा 2 चीजें कर रहा है, एजुकेशन ले ड्रीम देखता है, वो अचीव करने की जिम्मेदारी इसकी है, और ये पैसा उसको इसके लिए चाहिए रहता है, ये 1,00,000 रुपया उसके लिए चाहिए रहता है। लेकिन मम्मी डैडी क्या बोल रहे हैं, मुझे भी देखो, तो उसमें से उनको पैसा देना पड़ता है। मतलब ये मम्मी डैडी अपना बेटे का पैसा लेता नहीं, पोते का भविष्य का पैसा लेता है, और ऐसा कभी लेना नहीं चाहिए, पोते को तो देना चाहिए ना। लेकिन ये अपने मम्मी डैडी को मालूम नहीं था, उनको देखना अपना पूरा जिम्मेदारी है। लेकिन हम लोग अपने बच्चे के ऊपर कभी डिपेंड नहीं होंगे। आपने अपना प्लानिंग किया, मतलब बच्चे का ही प्लानिंग किया इनडायरेक्टली। समझ में आया? इसके लिए अपना प्लानिंग होना चाहिए। अभी इधर बैठे हुए कितने जन हर महीना 30,000 रुपया मम्मी डैडी के हाथ में देते हैं? उनको जरूरत हो ना हो वो आपको नहीं देखना है, हर महीना मम्मी डैडी के हाथ में 30,000 रुपया अपने इनकम में से ऐसे कितने लोग हैं? नहीं ना? तो आप 30,000, अच्छा देने की इच्छा तो है ना, महीने का 3,00,000 रुपया मिला तो 30,000 रुपया दे सकते हैं, है ना? तो महीने का 3,00,000 रुपया नहीं है, देने की इच्छा तो है, तो आप मम्मी डैडी को 30,000 नहीं दे सकते। जब भी आप 60 उम्र बनेंगे तभी आपका बेटा आपको 3,00,000 देगा, इसका क्या गारंटी? इसके लिए अपने आप प्लानिंग करने का। समझ में आया? क्लियर एकदम? ये हो गया रिटायरमेंट के बारे में एकदम दिल से। दूसरा जो होता है वो पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए मैं क्या बोलता हूं, क्या डायलॉग आपके सामने। हाँ, आज हर एक का जो इनकम है ना चेक करना, किसी को सामने रखना, उसका इनकम देखना, उसका पढ़ाई देखना, डायरेक्ट रिलेशन है, चेक करके देखना। अच्छा, बहुत कम हजारों में एक जन है, अच्छा धीरूभाई अंबानी जी, उन्हें ज्यादा पढ़ाई नहीं किया, लेकिन हजारों में एक है, लाखों में एक है, लेकिन ज्यादातर एजुकेशन और इनकम डायरेक्ट रिलेशन है। आज इधर भी देखना, जिसने सबसे ज्यादा पढ़ाई किया वो ज्यादा कमा रहे। आईओए के सभी क्लासेस मैंने के, मतलब मेरा वैसा तो बीकॉम ही हूं, लेकिन इंश्योरेंस का पढ़ाई आईओए से सब किया है। अभी जो जो नया चीज आएगा, अभी नया आईओए का आ रहा है, उसमें भी मैं बैठने वाला हूं। इसके लिए ज्यादा इनकम है। हाँ, 80 लाख रुपया लास्ट ईयर का इनकम, 80 लाख। ये साल 1 करोड़ क्रॉस करने वाला है। पढ़ाई, आईओए से पढ़ाई, इधर बैठे हुए सबसे ज्यादा पढ़ाई किया, ऐसा मैं समझ के चलता हूं। लेकिन आज थोड़े लोग कम पढ़े, थोड़े लोग ज्यादा पढ़े,
क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, उसको अभी बदल नहीं सकते, लेकिन एक चीज अभी आपके हाथ में है, मतलब बच्चों की पढ़ाई, बच्चे का भविष्य आज आपके हाथ में है। उसको मैं बोलता हूँ उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एक चीज करना, उसके लिए पढ़ाई करना, एजुकेशन। यानी एजुकेशन बोलेगा तो क्या, 12th तक का नहीं, 12th तक कोई भी पढ़ा सकता है, 12th के बाद जो लाइन लेगा वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो भी है, उसकी मैं पढ़ाई की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपका जिम्मेदारी है। हर एक मम्मी डैडी के पास अपने बच्चे के लिए सपने होते हैं, आपका भी होगा, लेकिन बहुत कम लोगों के पास उसका योजना होती है। योजना वाले प्लानिंग, आपके पास सपना है लेकिन योजना नहीं है, सपना सपना ही रहेगा, लेकिन सपने के साथ साथ योजना होगा, आपका सपना साकार होगा। एक डायलॉग। दूसरा डायलॉग, सपोज अपने बच्चों को बताया, देखो आपके लिए जो चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूं, आप जो बोलते हो मैं करने के लिए तैयार हूं, 12th में आपको 90% मार्क लेना है, आपको जो क्लास चाहिए, जितना भी डोनेशन चाहिए, जो भी मैं करने के लिए तैयार हूं। और बच्चे ने 90% मार्क नहीं लिया, 80 लिया, मतलब बेटा कमिटमेंट फेल हो गया। बच्चे को कमिटमेंट फेल करने के लिए अलाउड है, लेकिन बच्चे ने 90% मार्क लिया और वो टाइम में आपके पास अकाउंट में 80 लाख नहीं है, तो आप फेल हो गए। डैडी को फेल होने के लिए अलाउड नहीं है, डैडी को फेल होने के लिए बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो उसका तैयारी अभी बहुत लोग क्या बोल देंगे मालूम है आपको, अपने को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने ना 2-4 प्रॉपर्टी लेके रखा है, बोलते हैं ना 2-4 प्रॉपर्टी है, उसमें से एक प्रॉपर्टी बेचेगा, मैं बच्चों को पढ़ाएगा, ऐसा बोलते हैं। हाँ, उनको क्या बोलने का, उनको बोलना प्रॉपर्टी और गोल्ड ये दो चीज ऐसा है कभी भी बेचना नहीं चाहिए। प्रॉपर्टी और गोल्ड ये दो चीज जनरेशन टू जनरेशन जाना चाहिए। अभी मैं गोवा से हूं, मेरे पास गोवा में इतना प्रॉपर्टी है, वो जमीन ये सब दादाजी ने के पास था, उन्होंने कभी बेचा नहीं, उनको प्रॉब्लम था। मेरे पिताजी को भी बहुत सारा प्रॉब्लम, उन्होंने कभी बेचा नहीं उसको, अभी मेरे पास में। ये जनरेशन टू जनरेशन जाना चाहिए और बाकी चीजों के आपके पास प्लानिंग होना चाहिए। लेकिन आपने प्लानिंग न करते हुए एक प्रॉपर्टी बेचा, तभी बेटा 12th में होगा, उसको मालूम पड़ेगा कि प्रॉब्लम है तो प्रॉपर्टी बेचने का, और बाकी का बचा हुआ सब वो बेचेगा। उसको मालूम पड़ा ना, आपने तो मैसेज दे दिया ना कि प्रॉब्लम है तो बेचने का, तो बाकी बचा खुचा वो सब बेचेगा। इसके लिए मैसेज ये जाना चाहिए, प्रॉपर्टी जनरेशन टू जनरेशन जाना चाहिए, और बाकी का चीजों के लिए प्लान होना चाहिए। बच्चे लोग मम्मी डैडी क्या बोलते हैं सुनते नहीं, क्या करते हैं कॉपी करने का कोशिश करते हैं, समझ में? तो आप ऐसा कुछ करो उसको बच्चों ने कॉपी करना। अभी पढ़ाई के वजह से क्या इफेक्ट होता है, एक छोटा सा क्लिप मैं आपके सामने रखूं। सर फर्स्ट वाला, फर्स्ट। संघर्ष हमारे जीवन में बहुत ज्यादा रहे हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई को लेके हमारे बाबूजी ने कभी भी मतलब है कि कोई समझौता नहीं किया, उसके लिए उन्हें जो भी करना पड़ा। एक समय ऐसा था कि रहने के लिए घर नहीं था, तो फिर स्थिति ऐसी आई कि कैसे रहा जाए, मतलब कैसे क्या हो जाए। तो माँ लोग चली गई मामा घर, माँ और दोनों छोटी बहन। हम नहीं गए क्योंकि हमारी पढ़ाई थी, 5वीं कक्षा का मैं विद्यार्थी था उस समय। तो मुझे आज भी याद है कि एक आदमी केवल सहयोग के लिए लिया गया था और बाकी ईंट में पकड़ाता था, बाबूजी खुद कर नहीं लेते थे और खुद मिट्टी का गारा से बनाया गया घर है ये, और खुद ये सब किए थे। तो ये सब जिंदगी के अनुभव है, मैं इसे कभी भी संघर्ष मानता हूँ इसको, दुख नहीं है, ये संघर्ष है। दुख और संघर्ष में अंतर ये होता है कि दुख होता है कि जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सके, किसी माँ के लिए उसके बेटे से अलग हो जाना या असामयिक मृत्यु, ये सब दुख है। लेकिन ये तो जीवन के अनिवार्य अंग है, इसको संघर्ष कहते हैं और संघर्ष हर एक के जीवन में है। पिता ने आपको पढ़ाने के लिए अपने खेत बेचे भी हैं? जी हाँ, हमारी 80% खेत बिक चुके हैं। और जब पहली बार सिलेक्ट नहीं हुए
तब उन्होंने क्या कहा था? हाँ, उन्होंने एक चीज कहा था, मैंने ये चीज बाद में मैंने जाहिर भी किया कि इस भावना को, तो उन्होंने कहा था कि हम बोले कि बाबूजी पैसा कहाँ से आएगा, हम ट्यूशन पढ़ाएंगे मुखर्जी नगर में या यहाँ पर मिल जाते हैं यहाँ पर। बोले कि नहीं, तुम ट्यूशन मत पढ़ाना और तुम अपनी पूरी पढ़ाई जो है अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। धूप में मत चलना, ऑटो में चलना, क्योंकि धूप में चलोगे तो थक जाओगे और पढ़ाई पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अरे तुम्हारे लिए तो हम अपनी किडनी तक बेच देंगे। तो ये एक ऐसी बात थी जो मतलब है कि इस तरह की ये भावना इतनी महान है कि इस भावना के कारण हम कभी भी मतलब अपनी पढ़ाई, अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटे। एक बात बताइए, आज अगर आपके पिता आपके सामने खड़े हों तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे बाबूजी तो अभी मेरे गांव में हैं और शायद अगर इस प्रोग्राम को वो देख रहे होंगे तो मैं उनसे यही कहूंगा कि मेरी सफलता से अलग आपके बेटे होने में मेरी सार्थकता है और बस इसी सार्थकता को जीवन भर महसूस करना चाहिए। ये तो सरप्राइज। प्रेम कुमार जी, हाँ बोलिए। कभी सोचा था खेती किसानी करते वक्त कि एक दिन बेटा एक सरकारी अफसर, सबसे बड़े सरकारी अफसर की गद्दी पर बैठेगा? एकदम जब से सर बस इसको कुछ नहीं कहा, आपके पास खेती है? बोला नहीं है। इसने खेती बेचा ना? नहीं है, तो उसका तैयारी करो। तो खेती है बोलेगा तो वो पहले वाला डायलॉग बोलने का, किधर क्या बोलना मालूम होना चाहिए ना। खेती है बोले तो उसको बेचने के लिए नहीं देने का, नहीं है तो उसको प्लानिंग करने का बोलने का। ठीक है, तो ये सब क्लाइंट के सामने एकदम दिल लगा के 1 to 1 बैठ के, बाद में मैंने लिख दिया रिटायरमेंट का प्लानिंग। उसमें रिटायरमेंट फंड होना, पेंशन होना चाहिए, बच्चों का पढ़ाई होना चाहिए, बेटी की शादी का तैयारी होना चाहिए, है ना। बेटी की शादी ये मम्मी डैडी की जिम्मेदारी है। बेटा अपने पैर के ऊपर खड़ा होके कर सकता है, बेटी कमाती भी होगी तो भी मम्मी डैडी की जिम्मेदारी है। आपने बेटी को अच्छी तरह पढ़ाया और उसको एक बहुत अच्छा प्रपोजल आया, लड़का बोलता है कि अपने को, अब बोलते हैं कि हमारे पास पे ऐसा डौरी ब्यूरी का सिस्टम नहीं है, अपने को शादी का तैयारी की कोई जरूरत नहीं, आप ऐसा बोल रहे हैं, समझ क्लाइंट ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि आपने बेटी को अच्छी तरह पढ़ाया, बहुत अच्छी तरह, क्योंकि मैंने तैयारी करके दिया ना एजुकेशन का, और उसको एक अच्छा प्रपोजल है। बोलते हैं कि अपने को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बेटी दे दो और एक शादी करके दे दो 5 स्टार होटल में। क्योंकि सपोज वो अच्छा लेवल वाला है ना, वो अपने शारदा मंगल कार्यालय में लेके नहीं आएगा ना, वो अपना लेवल का देखेगा, है ना। तो वो लेवल का शादी करने का उतना पैसा होना। अभी मेरे एक पहचान में प्रोफेसर, उसका हस्बैंड वाइफ, एक ही उनको बेटी, सेम ऐसा ही उनको हो गया, उनको अच्छा प्रपोजल आया। 55 एज में उसने जो भी सेविंग था वो शादी के लिए खर्चा हुआ, उसको 25 लाख रुपया लोन लेना पड़ा, 25 लाख। अभी सब कुछ जम रहा है, खाली एक पैसे का नहीं जमना तो छोड़ नहीं सकता है ना। तो आपने बेटी का पढ़ाई का तैयारी किया है, आपने 50 लाख का तैयारी किया, 25 लाख का तैयारी किया, और सब वो पैसा लगा नहीं, तो आपको टेंशन आएगा, अरे बाप रे पैसा मैं किधर लगूं, अभी तो अकाउंट ही नहीं है अपने पास। ऐसा कुछ टेंशन है? ऐसा टेंशन नहीं ना अपने पास में, है ना। पैसा नहीं रहेगा तो टेंशन। 3 चीज बताया, 4 चीज ना। अभी लास्ट पॉइंट मैं बोलता हूं, एक बिल्डिंग बनती है ना, बिल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका फाउंडेशन। बिल्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए सबसे ज्यादा टाइम लगता है, सबसे ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन एक बार बिल्डिंग खड़े, एक बार फाउंडेशन हो गया, बिल्डिंग खड़ा करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है।
अभी ये फाउंडेशन बोलेगा तो अपना इनकम को प्रोटेक्शन है, अपने इनकम को प्रोटेक्शन होना चाहिए। वो काइट का जो मेरा एग्जांपल है वो आप इसमें देख सकते हैं। तो उसमें उसको अच्छी तरह क्लाइंट को मैं बोलता हूं उसको कि आज जो भी आपने कुछ किया है वो इनकम के आधार के ऊपर किया। आप चेक करके देखना, हम लोग आज जो भी कुछ किया है हमारे जीवन में वो इनकम के आधार के ऊपर किया है। हमारा फ्यूचर में जो भी हम लोग सपने देख रहे हैं वो इनकम के आधार के ऊपर हम लोग देख रहे हैं, लेकिन ये इनकम को कोई गारंटी नहीं है। अपना इनकम 6 रीजन से बंद हो सकता है। 6 ऐसे रीजन है, मतलब एक कंपनी का प्रेसिडेंट का भी इनकम बंद हो सकता है, एक कंपनी का जो ग्राउंड लेवल का जो व्यक्ति बैठा है उसका भी इनकम बंद हो सकता है, ये 6 रीजन से। यानी इनकम बंद हो गया तो, आपका इनकम बंद हो गया तो 6 रीजन। समझ वो व्यक्ति जॉब करती है और जॉब चला गया तो इनकम बंद हो सकता है। दूसरा, वो समझ बिजनेस करता है, बिजनेस बंद हो गया, लॉस हो गया तो बंद हो सकता है। थर्ड रीजन, वो व्यक्ति रिटायर्ड हो जाती है तो इनकम बंद हो सकता है। 3 समझ में आया, जॉब लॉस, बिजनेस लॉस, रिटायरमेंट। चौथा रीजन, वो व्यक्ति का डेथ हो गया तो इनकम बंद हो सकता है। डिसेबिलिटी आया तो भी इनकम बंद हो सकता है। क्रिटिकल इलनेस आया तो, ये 6 रीजन से किसी का भी इनकम बंद हो सकता है। लेकिन ये 6 रीजन में से पहले 3 रीजन है ना, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। मतलब क्या, कोई व्यक्ति जॉब कर दो, जॉब चला गया, दूसरा जॉब ढूंढेगा ना, धंधे में लॉस हो गया, वापस दिमाग लगा के धंधे को ऊपर कर सकता है। यानी आदमी रिटायर्ड होता है, पहले से उसको मालूम है, उसका तैयारी कर सकता है। लेकिन लास्ट के जो 3 रीजन है, डेथ, डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इलनेस, डेथ, डिसेबिलिटी, ये 3 रीजन से आपका इनकम बंद हो गया तो आपका सबसे पहला जिम्मेदारी, इनकम करने वाले का सबसे पहला जिम्मेदारी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं है। मैंने इतना टाइम रिटायरमेंट समझाया ना, उसको समझाया ना, उसको बोलते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग उसका फर्स्ट जिम्मेदारी नहीं है। सीक्वेंस बोला था ना पहला मैंने डायलॉग में, सीक्वेंस में होना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई नहीं है, बेटी की शादी नहीं है, घर कार नहीं है, सबसे पहला जिम्मेदारी ये इनकम को प्रोटेक्ट करना है। इनकम प्रोटेक्शन प्लान आपके पास होना चाहिए, IPP, इनकम प्रोटेक्शन प्लान, इनकम प्रोटेक्शन प्लान। ये चौथा चीज, ये चारों चीज मैं सामने बैठ के उसके सामने लिखता हूं, चारों चीज उसको समझाया मैंने और उसको बोलता हूं ये सीक्वेंस में मैंने आपको समझाया, आप सबसे पहले क्या करोगे, दूसरा क्या करोगे, तीसरा क्या करोगे। और आज तक मेरा अनुभव है लोगों ने इनकम प्रोटेक्शन प्लान को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया। हम लोग जाके इंश्योरेंस ले बोलते हैं, हम लोग नहीं बोलना चाहिए, क्लाइंट ने बोलना चाहिए कि अपने को इनकम को प्रोटेक्ट पहला करना चाहिए। बराबर, इसके लिए इसके बजाने तो एक बार बजा लो, चलो। इसके लिए लोग इंश्योरेंस का पॉलिसी लेते हैं, बोलते हैं इंश्योरेंस का पॉलिसी लेने के लिए कोई जरूरत नहीं है, ऐसा मैं बोलता। इनकम का पॉलिसी लेने के लिए कोई जरूरत नहीं है। मैं इस तरह से आपको तैयारी करके देता हूं आपका पेंशन का, जिसमें आपको इनकम को प्रोटेक्ट हो जाएगा। मैं बच्चों का पढ़ाई का इस तरह से तैयारी करके देता हूं जिसमें आपको इनकम को प्रोटेक्शन हो जाएगा। समझा? ये सब प्लान किस तरह से करना, वो हमारे अमोल भाई जो कॉम्बिनेशन प्लान सिखाते हैं वो आपको अच्छी तरह, इधर होता है कॉम्बिनेशन प्लान होता है ना, वो आपको अच्छी तरह उसको कॉम्बिनेशन करके किस तरह से करने का वो आपको अच्छी तरह बताएंगे। ठीक है, इतना तक समझ में आया? क्लियर? अभी मेरे पास टाइम बहुत कम है। अभी मैं एक रियल ऑब्जेक्शन मैंने किस तरह से हैंडल किया एक बताता हूं, और एक लास्ट में एक छोटा क्लिप बता के हम लोग आज उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि और सर को सुनना है, अपने को ध्यान से सुनना। एक ऑब्जेक्शन किस तरह से मैंने हैंडल किया। मैंने ना बहुत सारे एसपीडी के चेक जाते थे ना स्टार्टिंग में, मेरा तो एसपीडी नहीं था, सर टर्मिनेटेड एजेंट का एसपीडी का चेक देते थे, मैं जाके उसको कन्वर्ट करता था। और आज तक मेरा रिकॉर्ड ये है, एसपीडी का चेक एक भी जाके मैंने क्लाइंट को नहीं दिया, मतलब प्यून वर्क मैंने नहीं किया, वो चेक को मैंने LIC में कन्वर्ट किया, ये मेरा रिकॉर्ड है आज तक का। तो एक ऐसा व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ के
कुछ 7-8 साल पहले मैंने एक एसपीडी चेक दिया था 8-10 हजार का, और वो व्यक्ति को मिलके वो तो कन्वर्ट किया ही उसको, धीरे 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 करके ये व्यक्ति आज महीने का 1 लाख रुपया प्रीमियम LIC में भरता है। 1 लाख तक का प्रीमियम वो भरता है। अभी साल का 12 लाख रुपया प्रीमियम भरता है, और थोड़ा थोड़ा करके। और अभी मुझे दिसंबर महीने में, मैं हमारा COT MDRT इस चक्कर में था, और उसका एक जूना पॉलिसी मेरा नहीं था, वो मैच्योर्ड हो रहा था, उसका 5-6 लाख रुपया आ रहा था। मैं सोचा था कि उसको मिलके इसको भी हम लोग कन्वर्ट करें। हो गया टाइम कितना? और 5 मिनट, 5 मिनट में। तो उसको कैसा इस तरह से कन्वर्ट करे, मैं दिमाग लगा रहा था, तो उसका फोन आया मुझे कि आपको जरा मिलना है, आप मेरे ऑफिस में आ जाइए। मैंने बोला कितना भगवान अच्छा है, मैं जिसको मिलना चाहता तो वही मुझे बुला रहा है। तो मैं बहुत खुश होके भगवान को थैंक यू बोल के मैं गया ऑफिस में उसके। और ऑफिस में जाने के बाद वो बोलता है कि आपके जैसे ही मुझे एक अच्छे एडवाइजर मिले हैं। वो क्या बोलते हैं कि आप साल का 12 लाख रुपया LIC में आप भरते हो, तो उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके आधा म्यूचुअल फंड में डालेंगे तो रिटर्न थोड़ा अच्छा आता है। ऐसा उसका वो भी अच्छा वाला ही आपके जैसा ही है। और आप इसको आधा हम लोग करेंगे, आधा या 60% म्यूचुअल फंड करेंगे, 40% रहने दो। और इसको कौन कौन सा पॉलिसी इसमें से आप इसको बंद किया जा सकता है, आप मुझे बताएंगे तो अच्छा रहेगा। मैं गया था किसके लिए, कितना खुश ये करके गया था, और ये ऐसा बोल दिया। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था ये ऐसा बोलेगा। और जो जिसको वो एडवाइजर को रिकमेंड किया था, जिन्होंने, वो भी व्यक्ति आया था कि इनको आप ऐसा करेंगे तो उसका ही ऑफिस का एक अकाउंटेंट था, और उसने ही उसको रिकमेंड किया था म्यूचुअल फंड और ये सब। और मैं क्या करता हूँ, मैंने कोई भी क्लाइंट आने के बाद, अभी जो सरस्वती वंदना बोला था ना, वो जाने के बाद 1-2 मिनट में सरस्वती वंदना बोलता हूँ। मतलब मैं जो भी बोलूँ अच्छा बोलूँ, और ऊपर वाले को अच्छा वो ऐसा वाला बोलूँ। तो ये मेरा सिस्टम है। तो सरस्वती वंदना बोला ही था। मैंने बोला उनको कि वो एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। अभी कभी भी क्या बोलते हैं ना, एकदम कोई ऑब्जेक्ट ये करेगा ना तो अपोज नहीं करने का। अपोज हो गया तो वो दूसरा सोचेगा कि और क्या अपोज डाल दूं। हाँ बोल दिया ना तो उसका माइंड स्टॉप हो जाता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? उसको अपोज नहीं करने का, बोलो कि बराबर है। लेकिन रियल एडवाइजर कौन है, मैं बोलता हूं रियल एडवाइजर कौन है। अभी वो उसने बोला ना आपको एडवाइस दिया आपको, लेकिन रियल एडवाइजर कौन होता है मैं बोलता हूं। सपोज एक जिसको फ्रूट्स के बारे में जानकारी है, फ्रूट्स आता है ना, उसको जानकारी है। आपने आम का पेड़ डाला हुआ है और एक फ्रूट्स के बारे में जानकारी देने वाला वो आया, वो क्या बोल रहा है कि ये आम का झाड़ काटो, वो जगह पे हम लोग चीकू बोलते हैं, जो भी है वो चीकू का डालेंगे ना तो ज्यादा फ्रूट्स आएंगे। ये ऐसा एडवाइस देता है ना, ये गलत एडवाइस है ऐसा मुझे लगता है। उसने क्या करना चाहिए, ये आम का पेड़ को रखना चाहिए, दूसरी जगह पे चीकू डाल के उधर फ्रूट्स आने का सोचना चाहिए, वो रियल एडवाइस होगा ऐसा मुझे लगता है। और सपोज उसने बोला वैसा आम का पेड़ तोड़ा और चीकू का उधर डाला, चीकू आया ही नहीं, तो ये भी गया वो भी गया ना, ये भी गया वही भी गया। तो ये जो होता है हो रहा है उसको होने दो, दूसरा पेड़ डालो। वो रियल मैं आज तक जिंदगी में ऐसा कभी भी नहीं किया कि जो चालू उसको बंद करके दूसरा किया, ये गलत एडवाइस है ऐसा मुझे लगता है ना, गलत एडवाइस है ना वो। बैठिए 2 मिनट बैठिए क्योंकि टाइम बहुत कम है ना मेरे। हाजी रिपीट करूं, इनको मिलना वो बताएंगे। अच्छा सुनो एक मिनट में वापस बोलता, सुनो
ये चीकू को क्या बोलते हैं इधर आपके कलकत्ता में? सुनो, आम मालूम है? आम, आम का पेड़ डाला हुआ है, बराबर 5 साल हो गए, उसको आम आने वाले हैं। एक एडवाइजर मिला, वो क्या बोलता है कि आम के बदले ना दूसरा कोई फ्रूट, आप कोई समझो, वो फ्रूट उधर डालेंगे ना ज्यादा अच्छा है, ऐसा वो बोलता है। ये एडवाइस मेरे हिसाब से गलत है। मेरा एडवाइस ये होना चाहिए कि आम का जो डाला हुआ है ना वो होने दो, दूसरा पेड़ डालो आप, लेकिन दूसरी जगह पे डालो। लेकिन आपने उसका एडवाइस बन के ये आम का पेड़ तोड़ा जो 5 साल हुआ था, और दूसरा वो फ्रूट डाला, तो वो हुआ नहीं रहेगा, तो ये भी नहीं वो भी नहीं। समझ आता है? तो रियल एडवाइजर ये है कि आपका जो पॉलिसी है आप चालू रखो, आप एक म्यूचुअल फंड में डाल के देखो, उसमें फ्रूट्स आने दो ना। तो वो टैलेंट यूज नहीं कर रहा है आपका, उसका टैलेंट, वो आपके पास और भी इनकम है ना, उसमें से बता के उसने म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए था, उसने नहीं किया। तो रियल एडवाइजर कौन है आपको पहचानना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग एडवाइस देते हैं उसको आपने कभी पूछा उसके जीवन में वो क्या करता है? क्लाइंट को मैं बोलता हूं, जो एडवाइस देता है ना, बहुत लोग एडवाइस ही देते खाली, वो खुद नहीं करते। एग्जांपल बोलता हूं, आप सीएनबीसी चैनल देखते हैं? हाँ, सीएनबीसी चैनल कौन देखता है मालूम है? हाईली एजुकेटेड लोग देखते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे लोग ये सीएनबीसी चैनल देखते हैं। सीएनबीसी चैनल में क्या बोलते हैं कि एलआईसी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। एलआईसी है इंश्योरेंस कंपनी है, उधर इंश्योरेंस होता है, और इन्वेस्टमेंट आपको म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में करना चाहिए, प्रॉपर्टी में करना चाहिए, और आपको एलआईसी से टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, और ये सुनता कौन है? ये हाईली एजुकेटेड लोग सुनते हैं, हाईली एजुकेटेड लोग सुनते हैं और उसको कॉपी करने का कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो बोल रहा है वो उसके जीवन में क्या करता है, आपने कभी पूछा? मैं पूछा उसको, ऐसा पूछा? नहीं पूछा ना, हम लोगों ने पूछा। जो एडवाइस दे रहा है वो 1 करोड़ रुपया, मेरे पास प्रूफ है, जीवन आनंद का पॉलिसी लिया है, 1 करोड़ प्रीमियम, 1 करोड़ प्रीमियम उसको दिखाया मैंने, मेरे पास एसआर था, वो मैं आपको नहीं देने वाला हूं क्योंकि वो पर्सनल है। 1 करोड़ प्रीमियम बढ़ता है जीवन आनंद का पॉलिसी 55 एज में। लेकिन ये दिमाग में 35 होता तो आया होता, तो समझ में आया? तीसरा, ये 2 चीज मैंने बोला उसको कि जो एडवाइस देता है वो उसके जीवन में क्या करता है आपको पूछना चाहिए। बाद में वो मुझे क्या बोला मालूम है? ये मेरा जो अकाउंटेंट है ना, वो मेरा आपने क्या किया है ना, आप उसको जरा बता दो, उसको बता दो। और वो मेरा जो क्लाइंट था वो निकल गया, उसका कुछ मीटिंग था करके निकल गया। मुझे वो बोलता है, वो अकाउंटेंट बोलता है मुझे, ये पैसा हम लोग म्यूचुअल फंड में डाला, वो ज्यादा पैसा मिलेगा ना, उधर ज्यादा पैसा मिलेगा। मैंने बोला कि मिलेगा, लेकिन ये मिलने के लिए ना 3 चीजें करना पड़ता है। सब 20 साल के बाद पैसा मिलने के लिए 3 चीजें करना चाहिए। पहला, पैसा आपको रेगुलर डालना चाहिए। दूसरा, बीच में निकालना नहीं चाहिए। तीसरा, डालने वाला व्यक्ति जिंदा होना चाहिए, तो ये पैसा मिलेगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? सब 20 साल के बाद पैसा चाहिए, कंटिन्यू डालना चाहिए, बीच में निकालना नहीं चाहिए, और डालने वाला जिंदा होना चाहिए। म्यूचुअल फंड में पॉसिबल है? पॉसिबल है ऐसा? ये तीनों चीज म्यूचुअल फंड में होगा। लेकिन ये वो बोलता है कि म्यूचुअल फंड में सब डाला ना, वो सब डेथ हो गया, तो आगे पैसा मिलेगा ना उसको। लेकिन मैं बोला मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा ना, डालने जितना मिलना वो उतना समझ में उसको नहीं आ रहा है। उसको मैं बोला देखो राजा, आप एक काम करना, ये समझने के लिए सेठ का, बॉस का ये समझने के लिए ना थोड़ा लेवल होना चाहिए, अपना लेवल होना चाहिए। तो उसके पहले एक काम करो, आप और हस्बैंड वाइफ है ना, दोनों मुझे मिलो, आपका प्लानिंग कैसा होना चाहिए पहला बोलता हूं, बाद में सेठ का करेंगे, चलेगा? ऐसा उसको साइड में किया, उसको मैंने साइड में किया। बाद में वो सेठ को फोन किया, सेठ को मैंने बोला देखो, लास्ट ना, सेठ को मैंने क्या बोला, देखो आप एक कंपनी में, आपका एक क्लाइंट है कंपनी का, एक कंपनी, वो कंपनी का क्लर्क आपके पास है, उसका बर्थडे है और वो आपको खाना खाने के लिए बुलाता है। वो कौन सा होटल में लेके जाएगा? उसका लेवल का लेके जाएगा, बराबर है? अच्छा, दूसरा वो कंपनी का चेयरमैन, उसका बर्थडे है, उसको खाना खाने के लिए बुला रहे, वो किधर लेके जाएगा?
5 स्टार लेके जाएगा, बराबर। तो कौन बुला रहा है वो देखना जरूरी है, कौन आपको एडवाइस दे रहा है वो देखना जरूरी है। वो आपको सादा होटल में लेके जाता है, 5 स्टार में होटल में लेके जाता है, वो आपको देखना है। आपका जो अकाउंटेंट उसका बात मानेगा तो उधर अकाउंटेंट बन जाएगा आप, उसका एडवाइस मानेगा तो उधर जाएगा ना। मैं महीने का 2.5 लाख रुपए LIC का प्रीमियम भरता हूं, जो बोलता हूं खुद करता हूं, मुझे मालूम नहीं है। उसने वो 6 लाख रुपया पैसा मुझे वापस दिया और कंटिन्यू किया। सब समझ में आया? चलो हो गया। खाली 3 मिनट खत्म। 3 मिनट पे खाली एक क्लिप, एक क्लिप खींची। हाँ सर, लास्ट वाला एक क्लिप लगाना सर, लास्ट वाला। हाँ 3 मिनट का है खाली। हाँ लास्ट वाला, लास्ट। नहीं ये इधर इधर इधर, ये लास्ट वाला। हाँ वॉल्यूम थोड़ा, ये लाइट कम। किंतु बारिश में खड़े रहने का साहस अवश्य देता है। ठीक इसी प्रकार आत्मविश्वास सफलता की गारंटी नहीं है, किंतु संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलो, अच्छे कर्म करते रहो, वही आपका परिचय देंगे। जिसकी नीति अच्छी होगी उसकी हमेशा उन्नति होगी। मैं श्रेष्ठ हूं, ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये अहंकार है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन यह भी सत्य है कि वो कभी नहीं चाहते कि उनसे बेहतर करें। 2 हाथों से हम 50 लोगों को नहीं मार सकते, पर 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पास 3 कारणों से आता है, भाव से, अभाव से, प्रभाव से। यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दो, अभाव में आया है तो मदद करो, और यदि प्रभाव में आया है तो प्रसन्न हो जाओ कि परमात्मा ने तुम्हें इतनी क्षमता दी है। नेत्र केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कहाँ क्या देखते हैं ये हमारे मन की भावना पर निर्भर है। मन का खोट कुएं के पानी की तरह होता है, जितना भी निकाल लो खत्म नहीं होता। जीवन में जो बात खाली पेट और खाली जेब सिखाती है, वो बात कोई यूनिवर्सिटी या शिक्षक भी नहीं सिखा सकते। कभी किसी को खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत है दोस्त। बड़े नसीब वाले होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे पाते हैं। कितना अजीब है ना, 84 लाख जीवों में एक मानव ही धन कमाता है, लेकिन कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता और मानव का कभी पेट नहीं भरता। रेस में जीतने वाले घोड़े को तो यह पता भी नहीं होता कि जीत वास्तव में क्या है। वो तो अपने मालिक द्वारा दी गई तकलीफ की वजह से ही दौड़ता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ आए तो समझ लेना कि आपका मालिक आपको थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मुझे अच्छी तरह सुना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों मजा आया आज? जोरदार तालियां बजे। और हमारे आर्यम प्रभु देसाई को मेमेंटो से सम्मानित करेंगे। हमारे सीसी पार्टिसिपेंट पिछले 6 साल से MDRT करते मानस कौर। सो मानस कौर को मंच पे बुलाएंगे 7 टाइम्स। सो दोस्तों बाहर ना जाएं, आपको ठीक थोड़ी देर बाद आपको ब्रेक दिया जाएगा और जो जहां है वहीं पे बैठ जाएं। दोस्तों कहा गया है कि एजेंसी की करामात, एजेंसी की कमाल। लोग सोचते हैं कि काश अगर ये पहले मिला होता, काश अगर ये एजेंसी इस तरह का ट्रेनिंग, इस तरह का
फंडे अगर पहले मिला होता तो मैं कुछ कर सकता था। मैं तो कहता हूं कि आज के दिन में अगर शाहजहां भी जिंदा होता तो सोचने के लिए मजबूर होता और कहता कि एजेंसी ही तो बेहतर थी। सो दोस्तों, सो कहते हैं कि शाहजहां अगर जिंदा होता तो करोड़ों ना खर्च करता ताज पर। शाहजहां अगर जिंदा होता तो करोड़ों ना खर्च करता ताज पर, 2-4 मुमताज और ले आता और मस्ती करता ब्याज पर। इसलिए कि उसको टेक्निक का पता चल गया था कि यहां इन्वेस्टमेंट कुछ करना नहीं है, कमाओ करोड़ों में। सो फ्रेंड्स, अब पल आ गया है हमारे सेकेंड स्पीकर, और उनसे पहले अच्छा कौन आने वाला आपको पता है? हेलो, नहीं है ना? तो पहले सुन लो, पता चलेगा। বাংলা লেখা আছে বীর সন্ন্যাসী। ওঠো, জাগো, লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না, যার উক্তি তার জীবনটাই থেমে গিয়েছিল মাত্র ৩৯ বছর বয়সে। ১৯০২ সালের ৪ জুলাই মহাসমাধিস্থ হয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। যাত্রা করেছিলেন রামকৃষ্ণ লোকে, কিন্তু রেখে গেছেন তার পথ, তার আদর্শ। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা ও দর্শন দেশের ধর্ম, শিক্ষা, চরিত্র গঠন এবং বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। স্বামীজির শিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, যদি ভারতবর্ষকে জানতে চাও তবে বিবেকানন্দকে জানো। স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন শিক্ষা হলো পরিপূর্ণতার এক প্রকাশ, আর তা থাকে মানুষের মধ্যেই। শিক্ষাকে তিনি মানুষ তৈরি করার, জীবন দানের ও চরিত্র গঠনের মাধ্যম বলেই মনে করতেন। তার কাছে শিক্ষা এক মহান চিন্তার সমষ্টি হয়েই ধরা দিয়েছে। এই শিক্ষা ছিল তার কাছে ইতিবাচক, কারণ তিনি মনে করতেন নেতিবাচক চিন্তা মানুষকে দুর্বল করে দেয়। বলেছিলেন, যদি ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সবসময় দোষারোপ না করে উৎসাহিত করা হয় তবে তারা একসময় উন্নতি করবেই। শিক্ষার সঙ্গে যোগ হয়েছিল ধর্ম। শিকাগো বিশ্ব মহাধর্ম সম্মেলনে তার বক্তৃতা শুধুমাত্র দর্শন তত্ত্বে সীমাবদ্ধ ছিল না। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ধর্ম হলো আত্ম উপলব্ধির, আত্মজাগরণের, সমগ্র আত্মার বিশ্বাসে রূপান্তরিত হওয়াকেই তিনি ধর্ম বলে মনে করতেন। তিনি বলেছিলেন, ধর্ম হলো মানুষকে পশু থেকে মানুষে এবং তারপর মানুষ থেকে দেবতায় রূপান্তরিত হওয়ার এক মাধ্যম। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ শব্দ। ঠিক এই মতাদর্শেই তিনি বলতে পেরেছিলেন, মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর থাকেন, তাই মানুষের সেবা করাই ঈশ্বরের সেবা। সংসার অনুলকুণ্ডে ঝলসি গিয়াছে তা।
আজ দেশ জুড়ে যখন অসহিষ্ণুতার বাতাবরণ ঘুরপাক খাচ্ছে, তখন প্রবলভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েন স্বামী বিবেকানন্দ। তার ধর্ম, তার দর্শন। তার মতে জগতের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য হলো একটা ধর্মের মানুষের অপর ধর্মের মানুষের প্রতি সহিষ্ণুতার অভাব। তিনি বলেছিলেন, আমাদের শুধু সহিষ্ণুই হতে হবে না, বরং অন্য মতকেও গ্রহণ করতে হবে। কারণ সব ধর্মের সার কথাই হলো সত্য। তাই বরাবরই মনকে নিজ নিকেতনে চলতে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। চলো নিজ নিকেতনে, মনো চলো নিজ নিকেতনে। তার কাছে আত্মবিশ্বাসটাই ছিল ঈশ্বর বিশ্বাস। বলেছিলেন, বিশ্বের ইতিহাস হলো কয়েকটি আত্মবিশ্বাস সম্পন্ন মানুষের ইতিহাস। মনে করতেন, নিজের ওপর বিশ্বাস থাকলেই অন্তরের দেবত্ব জাগরিত হয়। তাই তিনি বলেছিলেন, ৩৩ কোটি দেবদেবীতে বিশ্বাস থাকলেও কারো যদি আত্মবিশ্বাস না থাকে, তবে তার মুক্তি ঘটবে না। মুক্তিপথের এই অগ্রদূত ভালোর শক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে বলেছেন। কুটির দ্বার খুলে রাখি অনিবার, কৃপা করি। ঈর্ষা আর সন্দেহের অবসান ঘটিয়ে যারা ভালো হতে বা ভালো করতে চেষ্টা করছে, তাদের সাহায্য করার কথা বলে গিয়েছেন। অন্তরের আনন্দ নিকেতনে দ্বার খুলে সেই মুক্তির আলোই তো দেখাতে চেয়েছিলেন তিনি। এই মুক্তিপথের দিশারির নামই তো বিবেকানন্দ। দেশের যুব সম্প্রদায়কে পথ দেখানোর মন্ত্রই তো তাঁকে করেছে যুগনায়ক। তাই 12ই জানুয়ারি শুধুমাত্র স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস কিংবা জাতীয় যুব দিবস নয়, তাঁর জন্মদিন আমাদের নতুন করে শপথ নেওয়ার দিন, অন্ধকারের উৎস হতে আলোয় উত্তরণে অঙ্গীকারের দিন। সো ফ্রেন্ডস, যারা এখানকার বাংলার, তাদের জন্য এই ক্লিপিংটা চালানো হয়েছিল। কারণ মুকেশ ভাই বলছেন যে এখানকার স্মৃতি, जो लोग यहाँ बंगाल से हैं उनके लिए ये मुकेश भाई को अच्छा लगा कि ताकि कुछ मैसेज इन लोगों को मिल सके, और बाकी सभी को तो मैसेज मिलेगा ही। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठे हैं, इधर उधर न टहलें, इसलिए कि इसमें कुछ आत्माएं भटक रही हैं इधर उधर। आपका सीट जैसे ही खाली होगा दूसरा बैठेगा, सो ऐसा सुयोग किसी को न दे, अपने जगह पे ही बैठे। और अब इस मंच पे हम बुलाएंगे किसको? हेलो, अरे तालियां तो बजे, जोरदार ताली हो जाए एक बार। निकल, तेरे में भी निकल, जैसा करना है। इसका लॉक मालूम? फ्रेंड्स, हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के बस और कुछ नहीं, वापस लॉक डायरेक्टर, हमारे इस कोलकाता सेंटर के लीडर, हम सभी के चहेते, कौन? पारस भाई, जोरदार ताली एक बार। रेडी होता है। थैंक यू, थैंक यू। और पारस भाई को, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर लव। पारस भाई को फ्लावर बुके से सम्मानित करेंगे। थैंक यू। हमारे सीसी पार्टिसिपेंट, एमडीआरटी एजेंट शुभेंदु नंदो, जोरदार तालियों से शुभेंदु नंदो को बुलाएंगे मंच पे। दोस्तों, आर यू एंजॉइंग? मजा आ रहा है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज टेक योर सीट्स। तो नमस्कार, कैसे हो सब लोग? केमोनो जानो, केमोनो आचन? मैं थोड़ा हो गया। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है। काफी दूर दूर से लोग आए, कोलकाता वाले, हावड़ा वाले तो है ही,
वेस्ट बंगाल से तो है ही लोग, लेकिन साथ साथ में पटना से, बिहार से, झारखंड, रांची,